हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल टू लॉजिकल फैक्ट। आज हम लोग जानेंगे सीआरपीसी का सेक्शन 174 से लेके 176 में। ये चैप्टर 12 का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद चैप्टर 12 समाप्त है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्या है सेक्शन 174, 175, 176। इसमें बताया गया है कि कैसे भी, जैसे कोई भी जगह सुसाइड होता है तो उसके बाद पुलिस क्या प्रक्रिया है, कैसे इंक्वायरी करती है, कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, मजिस्ट्रेट कैसे इसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये सब के बारे में आज हम जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग जो है अपना बेयर एक्ट ओपन कर लीजिए, तभी चीजें सही से समझ में आएगी। तो आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो रोक के सबसे पहले बेयर एक्ट ओपन करेंगे, उसके बाद फिर चीजें को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या आता है 174 सेक्शन। इसमें देखिए हम लोग पढ़ेंगे 174 के फर्स्ट में। इसमें इसका हेडिंग है पावर पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड। तो क्या है पुलिस की शक्ति और क्या कैसे वो रिपोर्ट बनाएगी सुसाइड केस में। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, मतलब कि थाने के भार साधक अधिकारी को या कोई भी पुलिस ऑफिसर को ये सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने सुसाइड किया है, या तो सुसाइड किया है या तो किसी के द्वारा, किसी जानवरों के द्वारा या किसी मशीन के द्वारा या किसी एक्सीडेंट के द्वारा उसकी हत्या हुई है, या ऐसा शंका है कि किसी व्यक्ति ने उसका मर्डर कर दिया या हत्या कर दिया। तो अगर ऐसा मामला सामने आता है तो सबसे पहले जो पुलिस ऑफिसर है या पुलिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, सबसे पहले तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सूचना देंगे। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इस चीज की सूचना देंगे और सीधा चले जाएंगे जहां पे जहां पे बॉडी जो है, डिजीज पर्सन की बॉडी इस समय मिली है या रखी हुई है। जैसे कि स्पॉट पे जहां पे ऐसा मृत्यु हुआ हो, एक्सीडेंट हुआ हो, कोई जानवर के द्वारा या किसी मशीनरी के द्वारा, वहां पे तुरंत जल्द से जल्द पुलिस ऑफिसर पहुंचेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेल्फ प्रोसीड डिजीज पर्सन। हाँ, उसके बाद वहां पे दो या दो से अधिक सम्मानित व्यक्ति उनके सामने रिपोर्ट तैयार करेंगे। दो भी व्यक्ति, कम से कम मिनिमम टू या मोर देन टू, दो या दो से अधिक सम्मानित व्यक्ति। सम्मानित व्यक्ति कौन हो सकते हैं? जो वहां आसपास में रहते हो, ऐसे व्यक्ति के सामने पुलिस जो है अपना प्रक्रिया शुरुआत करेगा, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करेंगे उन सबके सामने। जिसमें एक रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें वो डिस्क्राइब करेंगे कि क्या कोई वुंड तो नहीं है, कोई चोट, कोई फ्रैक्चर बॉडी में हुआ हो, ठीक है, कोई मार्क या इंजरी बॉडी में हुआ हो। तो जो भी डिटेल है वहां पे उस बॉडी से रिलेटेड, जो भी उनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी पता चलेगा उसको उस रिपोर्ट में लिखेंगे। और उसमें ये भी बताएंगे क्या वहां पे कोई बंदूक, छुरा छुपी, जो भी अगर मृत्यु हुई हो तो कोई विपन है तो उसके उसके बारे में डिटेल जो है उस एक रिपोर्ट बना के तैयार करेंगे। ठीक है, इसमें बस इतना ही 174 के फर्स्ट में सिर्फ इतना ही। अब इसको सेकंड में पढ़ते हैं। सेकंड में है द रिपोर्ट शैल बी साइन। हाँ, तो जो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर तैयार करेंगे उस पे पुलिस ऑफिसर की साइन होगी। उसके बाद फिर उस व्यक्ति की साइन होगी जो वहां पे मौजूद थे। जैसे दो या दो से अधिक सम्मानित व्यक्ति की बात की गई है, तो वहां पे जो जो व्यक्ति है दो या दो से अधिक, उनका भी वहां पे हस्ताक्षर उस रिपोर्ट में किया जाएगा और उसके बाद उसको डीएम या एसडीएम के बाद फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो टू में बस इतना ही। अब थ्री में पढ़ते हैं। थ्री बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करते हैं। इसमें है व्हेन द केस इन्वॉल्व, देखिए कोई भी ऐसी महिला है जो शादी के 7 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु हो गई हो। पहला केस थ्री के फर्स्ट में, थ्री के क्लॉज फर्स्ट में बताया है कि कोई ऐसी महिला जिसकी मृत्यु शादी के 7 वर्ष के भीतर हुई हो, पहले में। दूसरे में शादी के शादी सॉरी पहले में सुसाइड के बारे में बताया गया है कि किसी भी महिला ने शादी के 7 वर्ष के भीतर सुसाइड कर लिया हो। दूसरे में शादी के 7 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु हो गई हो। ठीक है, मृत्यु होने के बाद ऐसा सस्पिशन है कि कुछ ना कुछ घर वाले ने, किसी ने ऐसा मृत्यु कारित करी होगी। थर्ड में है कि 7 वर्ष के भीतर मृत्यु हुई हो और
उनके किसी रिलेटिव ने सूचना दी हो पुलिस को, और चौथे में अगर कोई भी देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ का कोई भी ऐसा डाउट होता हो, और चौथे में पुलिस ऑफिसर को किसी भी अदर सर्कमस्टांसेस से, अदर रीजन से ऐसा लगता हो। अगर ये चार सर्कमस्टांसेस लाई करता है तो अब क्या किया जाएगा, उस बॉडी को, डिजीज पर्सन को जल्द से जल्द नियरेस्ट सिविल सर्जन के पास एग्जामिन करने के लिए भेज दिया जाएगा। ओके, चारों सर्कमस्टांसेस में अगर लाई होता है तो उस बॉडी को जल्द से जल्द उसको सिविल सर्जन के पास भेज दिया जाएगा एग्जामिन करने के लिए। तो दैट्स इट, 3 में बस इतना ही। और 4th में बताया गया है कि द फॉलोइंग मजिस्ट्रेट इम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट, कौन से मजिस्ट्रेट इम्पावर्ड है इंक्वेस्ट रिपोर्ट को होल्ड करने के लिए। तो इसमें बताया गया है या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम और डीएम होते हैं वो, और एनी अदर मजिस्ट्रेट, तीनों भी हो सकते हैं। एनी अदर मजिस्ट्रेट मतलब कोई भी अदर मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव भी होने चाहिए। ठीक है, किसके लिए, इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए, या तो डीएम या तो एसडीएम या तो एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो समाप्त हो गया है सेक्शन 174। इसमें सिर्फ और सिर्फ सुसाइड से रिलेटेड मामला था मेनली, कि अगर कोई व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया हो या शंका हो कि किसी व्यक्ति द्वारा उसकी मृत्यु कार्य की हो, उसका जांच जो है उसको, उसका डिटेल मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेंगे, और पुलिस जो है खुद से जांच पड़ताल करके एक रिपोर्ट जो है बना के पुलिस को मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा देगी, उस मजिस्ट्रेट के पास जो कि इंक्वेस्ट होल्ड करने के लिए इम्पावर्ड है। दैट्स इट। अब 175 में है पावर टू समन पर्सन। अब समन तो करेंगे ही, इन्वेस्टिगेशन जब फर्दर होगी, जब भी कोई ऐसे जरूरत पड़ेगी तो उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा जिस व्यक्ति के सामने, या जो व्यक्ति जो है घटना से रूबरू हो, जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के बारे में जानता हो, वहां पे जहां पे ऐसा अपराध हुआ हो उस समय वहां पे वो प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं, एक बार रीडिंग मारते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। अब पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 174 में बाय ऑर्डर इन राइटिंग। ऑर्डर इन राइटिंग का मतलब है कि उस व्यक्ति को, या दो से अधिक पर्सन जो कि उस समय जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में शामिल थी, खड़ी थी, जिन्होंने साइन किया था, उस व्यक्ति को राइटिंग में ऑर्डर देके पुलिस ऑफिसर उसको बुला सकते हैं और उससे पूछताछ कर सकते हैं। फिर से समझते हैं, जिस व्यक्ति के सामने 174 में पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन किया था, जब जरूरत पड़ेगी दोबारा उसको बुलाया जा सकता है, राइटिंग में ऑर्डर देगा पुलिस ऑफिसर और उसको कॉल किया जाएगा और उससे और भी केस के बारे में पूछताछ की जाएगी। जो भी सर्कमस्टांसेस से रूबरू हो, जिसको फैक्ट के बारे में कुछ जानकारी हो, उसको बुला सकती है और उससे पूछताछ कर सकती है। लेकिन इसमें देखिए, हमारे संविधान ने हमें एक राइट दिया है जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, और फंडामेंटल राइट्स के फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 20 के सब आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। ये हमारा फंडामेंटल अधिकार है। तो जब भी पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को, दो या दो से अधिक व्यक्तियों को या कोई अन्य व्यक्तियों को पूछताछ के लिए बुलाएगा, तो वो व्यक्ति बाउंड है कि हर एक बात का जवाब सही सही दे। लेकिन कोई ऐसे बात का जवाब देने का जवाब मतलब देने की जरूरत नहीं है उसको, जो उसको खुद को क्रिमिनेट करे। मतलब कि ऐसे सवाल का जवाब नहीं देगी जो उसको खुद ही अपराध के लिए दंड मिल सकता है। तो अपने खिलाफ वो गवाह नहीं देगा, उसके लिए इसमें बताया गया है। और इसमें संविधान के आर्टिकल 20 के 3 में भी ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। तो 175 में इतना ही, 175 के फर्स्ट में। और इसके 2 में बताया गया है कि जिस व्यक्तियों को सपोज करो बुलाया जाएगा थाने में, ऑर्डर इन राइटिंग करके उसको व्यक्ति को थाने में बुलाया गया, लेकिन आप उसके बाद पूछताछ के बाद कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी कॉग्निजेबल जो है ऑफेंस नहीं बन रहा है उस व्यक्ति के, जो व्यक्ति को बुलाया गया है उसके खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं बन रहा जो कि संगीन अपराध नहीं बन रहा है,
कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बन रहा है, जहां पे 170 अप्लाई होता है वो नहीं बन रहा है, तो फिर उस केस में उस व्यक्ति को जिसको बुलाया गया है उसको मजिस्ट्रेट के पास भेजने की जरूरत नहीं है। एक बार रीडिंग करते हैं। इफ द फैक्ट डू नॉट डिस्क्लोज द कॉग्निजेबल ऑफेंस टू विच सेक्शन 170 अप्लाइज, जो हम 170 में पढ़े थे, व्हेन सफिशिएंट एविडेंस होता है तो कैसे एक एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है। तो अगर ऐसा नहीं बन रहा है 170 का मामला, तो सच पर्सन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर टू अटेंड द मजिस्ट्रेट कोर्ट। मजिस्ट्रेट कोर्ट में जरूरत नहीं है जाने की। तो 175 में बस इतना ही। और 176 पढ़ते हैं। इसमें है इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इन द काउज ऑफ डेथ। देखिए इसमें मजिस्ट्रेट के पास सुपर पावर है कि मजिस्ट्रेट अपने खुद से इंक्वायरी कर सकती है, चाहे पुलिस ने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन किया हो या ना किया हो। फिलहाल तो किया ही होगा, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया हो ठीक है, लेकिन मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो खुद से इंक्वायरी कर सकती है। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। इसके बारे में फिर हम अगले वीडियो में बताएंगे कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में क्या फर्क है। इन्वेस्टिगेशन 2 के H में दिया हुआ है और इंक्वायरी 2 के G में दिया है शायद, या I में, याद नहीं है, देखते हैं, चलो बाद में देख लिया जाएगा। तो इसमें है इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इन द काउज ऑफ डेथ। इसमें क्या है, इसको पढ़ते हैं। जैसे इसमें बताया जा रहा है कि जब मामला 174(3) के फर्स्ट एंड सेकंड क्लॉज का हो। फर्स्ट एंड सेकंड क्लॉज में क्या था, 7 साल के भीतर उन्होंने सुसाइड किया। किसने, महिला ने अपने शादी के 7 साल के भीतर सुसाइड किया। और 2 में था कि महिला ने शादी के 7 साल के भीतर उसकी मृत्यु हो गई किसी और सर्कमस्टांसेस से। उस केस में द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट इम्पावर टू होल्ड इंक्वेस्ट शैल in any other case mentioned in subsection 1 of 74 any magistrate so empowered to hold inquiry into the cause of death either instead of or addition of investigation hold। देखो इसमें साफ साफ बताया गया है कि जब महिला का मामला है 174 के 3 के फर्स्ट एंड सेकंड का अगर मामला बन रहा है, तो चाहे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया हो ना किया हो, मजिस्ट्रेट के पास पावर है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसके पास फुल पावर है कि वो खुद से इंक्वायरी करेंगे, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन पहले से हुआ हो या ना हुआ हो, उनके पास पावर है कि वो इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। और इसमें इसमें 1 IA जोड़ा गया था 176, ये जोड़ा गया था 2006 में। इसमें क्या है, यदि कोई व्यक्ति गायब हो गया हो या मर गया हो, यदि व्यक्ति कोई गायब हो गया हो या मर गया हो, ए में बताया है, 1A के A में बताया है एनी पर्सन डाइज और डिसअपियर। पहले में, दूसरे में रेप का कोई ऐसा मामला हो, या तो व्यक्ति गायब हो गया हो या तो मर गया हो, या तो कोई रेप का मामला बन रहा हो। तो इस केस में अगर वो व्यक्ति जो मरा हो या गायब हुआ हो, या उस महिला जिसके साथ रेप हुआ, अगर वो पुलिस की कस्टडी में है या जुडिशियल तक किसी भी कस्टडी में है, कोई भी हिरासत में है, तब ऐसा हो रहा हो कि कोई व्यक्ति गायब हो गया और मर गया हो, या किसी के साथ रेप हुआ, इन द कस्टडी ऑफ पुलिस और मैजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट की या पुलिस की कस्टडी में होते हुए भी, मतलब कस्टडी किसके कस्टडी में है, मजिस्ट्रेट की कस्टडी में या पुलिस की कस्टडी में, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति गायब है या उसकी मृत्यु हो गई हो या किसी व्यक्ति के साथ रेप हुआ हो, उस केस में जो इंक्वायरी है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही करेंगे। जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसलिए करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस और जो डीएम है, डीएम एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं पुलिस और डीएम कह सकते हो कि एक ही पलरे के हैं, एक ही उसमें है, कहीं ना कहीं वो एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाते हैं। इसलिए इसमें कहा गया है कि जो इस केस में इंक्वायरी सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही करेंगे या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही करेंगे। अगर मामला ये हो, कौन सा, कस्टडी में या तो रेप हुआ हो, या कस्टडी में या तो कोई व्यक्ति की मृत्यु या कोई व्यक्ति डिसअपियर हुआ हो, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही इंक्वायरी करेंगे। और ऑब्वियसली अगर वो इंक्वायरी करेंगे
तो उनके कहने की जुरिस्डिक्शन में आता हो, तो जो जिसके जुरिस्डिक्शन में आता हो वही इंक्वायरी करेंगे। या तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकते हैं या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है द मजिस्ट्रेट होल्डिंग सच इंक्वायरी शैल रिकॉर्ड द एविडेंस टेकन in connection therein manner herein prescribed according to circumstances of the case। फिर मजिस्ट्रेट ने जो इंक्वायरी करी है उसका सारा डेटा, सारा डिटेल अपना वो मेंशन करेंगे अपने पास। उसके बाद 3 में वे सच मजिस्ट्रेट कंसिडर इट इज एक्सपीडियंट टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन। देखिए इसके 173 के 3 में बस इतना ही है कि अगर किसी भी मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को ऑलरेडी पहले से ही गाड़ दिया गया है, दफना दिया गया है जमीन पे, और उसके बॉडी से हो सकता है कोई ऐसा सबूत मिल सकता है, कोई जांच में हेल्पफुल हो सकता है, तो उसको उस केस में मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि उसकी बॉडी को जमीन से उखाड़ के जांच करवा सकती है। बस इसमें इतना ही लिखा है कि कोई भी बॉडी ऑलरेडी अगर दफन हो चुकी है तो उसको बॉडी को निकाल के जांच का प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है उस बॉडी को इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो उसके 3 में बस इतना ही। 4 में बताया गया है कि व्हेन द इंक्वायरी टू बी हेल्ड अंडर दिस सेक्शन, अगर इंक्वायरी हो रही है तो जो मजिस्ट्रेट है उस डिजीज पर्सन के रिलेटिव्स को कॉल करेंगे, रिलेटिव्स को सूचना देंगे। तो फिर उस रिलेटिव्स, जब उसके रिलेटिव आएंगे उनके सामने जो है उसके सामने इंक्वायरी करेंगे। 4 में बस इतना है कि उसके जो मजिस्ट्रेट है उसके रिलेटिव्स को, किसके रिलेटिव्स को, डिजीज पर्सन के रिलेटिव्स को कॉल करेंगे, इत्तला देंगे, सूचना देंगे और उसके सामने फिर जो है इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे। ऐसा बताया गया है 176 के 4 में। और 5 में बताया गया है कि, और इसके 176 के 5 में बताया गया है कि कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर जांच कर रही है, किसी भी इस ऐसे मामले में जांच कर रही है, तो 24 घंटे के भीतर भीतर उस बॉडी को जांच एग्जामिन के लिए सिविल सर्जन के पास भेजेगी। ठीक है, विद इन 24 आवर उस व्यक्ति की बॉडी को सिविल सर्जन के पास भेजेगी। अगर सपोज करिए किसी सर्कमस्टांसेस के द्वारा ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है कि बॉडी को भेजा जाए, हो सकता है मौसम की वजह से, किसी अन्य सर्कमस्टांस की वजह से कि बॉडी को सिविल सर्जन के पास ना भेजा गया हो, तो उस केस में रीजन जो है मेंशन करेंगे अपने पास कि हमें इस वजह से उस बॉडी को नहीं भेज पाया, अन्यथा सिविल सर्जन के पास बॉडी को भेजा जाएगा एग्जामिन के लिए। दैट्स इट 176 के 5 में। अब इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है एक छोटा सा कि रिलेटिव्स का मतलब यहाँ पे क्या है। जब हमने पढ़ा था कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है हम रिलेटिव को इन्फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे रिलेटिव्स का मतलब ये है कि पेरेंट्स, उस डिजीज पर्सन के पेरेंट्स कोई भी हो सकते हैं, माता पिता, फूफा चाचा। फूफा चाचा तो पेरेंट्स में नहीं आते, माता पिता ही मोस्टली पेरेंट्स में कह सकते हो, ग्रैंड फादर भी कह सकते हो। और जैसे चिल्ड्रन, ब्रदर सिस्टर एंड स्पाउस, तो यहाँ पर रिलेटिव्स में दिया है पेरेंट्स होना चाहिए, चिल्ड्रन होना चाहिए, ब्रदर सिस्टर एंड स्पाउस। दैट्स इट। सेक्शन 12 चैप्टर 12 सीआरपीसी के हम लोगों ने पढ़ लिया है। और फिर कल से हम लोग दूसरे टॉपिक पे लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, और चीजें आगे पढ़ेंगे और मजा आएगा बहुत। और तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें। और एक और बात, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मौज मस्ती करते रहें और फिर पढ़ाई भी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।